हेलो दोस्तों, आज हम खान सर के नोट्स बायोलॉजी का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, इस नोट्स का पहला चैप्टर जो है कोशिका यानी सेल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तभी मैं आगे के और चैप्टर का मैं करवाऊंगा। तो फिलहाल आज इनके पहला चैप्टर जो है ये वो कोशिका है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोशिका को हम लोग पढ़ते हैं। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान का जनक पूछेगा कौन है? तो अरस्तु है। जीव विज्ञान के दो शाखाओं में हम लोग बांटते हैं। जीव विज्ञान को कितने शाखा में बांटते हैं? दो शाखा में बांटते हैं। पहला को कहते हैं जूलॉजी और दूसरा को हम लोग कहते हैं बोटनी। क्या कहते हैं? जूलॉजी और बोटनी कहते हैं। तो जो जूलॉजी का पिता है वो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। और बोटनी का पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस है। इतनी बात आप याद रखना है। चलिए, कोशिका का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी। और सर्वप्रथम कोशिका का खोज पूछेगा कब किया गया था? तो 1665 ईस्वी में पूछेगा किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किंतु इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। ये भी बात याद रखना है। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था वो लकड़ी के कॉर्क से किया गया था। वो कोशिका कैसा था? मृत कोशिका था। कोशिका का आकार पूछेगा कैसा होता है? तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। इसलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी पूछेगा किसको कहा जाता है? तो इसी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज पूछेगा किसने किया था? तो 1674 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो एंटी वान ल्यूवेनहॉक द्वारा किया गया था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो ल्यूवेनहॉक को क्या हुआ था कि उन्होंने रात का खाना खाया और सुबह में जब उन्होंने अपने दांतों को खुरचा, दांतों के खुरचन में फंसे सूक्ष्म जीवों को देखा। इन्हीं को नाम क्या दिया? बैक्टीरिया दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया। तो केंद्रक का खोज पूछेगा किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था? 1881 ईस्वी में। और ये केंद्रक कहाँ होता है? तो कोशिका के अंदर होता है। नेक्स्ट, स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि सभी जीव का शरीर जो होता है इसी कोशिका से बना होता है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ये बात याद रख लीजिएगा। और किस कोशिका सिद्धांत पूछेगा किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? नेफ्रोसिस के नाम से जानते हैं। सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो बताना है माइक्रोप्लाज्म गैलेक्सिक्टिमा। माइक्रोप्लाज्म गैलेक्सिक्टिमा। सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो आपको बताना शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग कितना होता है? 2 केजी का होता है। कितना होता है? 2 केजी का। एगो खाइएगा तो पेट भर जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र का होता है, या इसे स्नायु कोशिका भी हम लोग कहते हैं। तो ये बात याद रख लीजिएगा। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो न्यूरोलॉजी कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है सबसे छोटी तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक नहीं करता। इसी कारण से सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। अच्छा, ब्रेन में जो होता है आप जानते हैं कि क्या होता है? तारक काय नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तारक काय नहीं होता है, इसलिए कोशिका विभाजन भी नहीं होगा। ये बात तो पीछे हम बताएंगे कि तारक का क्या होता है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन पूछेगा किसका होता है? तो लीवर यानी जिसको हम लोग जिगर कहते हैं, यानी यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। इसलिए लीवर में चोट लगने पर या लीवर का कोशिका अगर नष्ट हो गया है तो वो तुरंत ही उत्पन्न कर लेता है। जैसे आप छिपकली का पूंछ को देखे होंगे, अगर उसको काट देते हैं तो तुरंत ही कुछ दिन के बाद, कुछ समय बाद वो जुट जाता है। गेंडा को अगर हम क्या करेंगे, उसका शरीर को अगर थोड़ा सा अगर काट देंगे तो कुछ देर के बाद में क्या होगा? ऑटोमेटिक जुट जाता है। थोड़ा ही देर में वो सही कर लेता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेंट्रोसोम होता है और वहाँ पर कोशिका विभाजन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। चलिए अब हम देखते हैं कोशिका के अंग के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो पहला अंग हम पढ़ते हैं जीव द्रव के बारे में। इसका खोज पूछेगा किसने किया था? जीव द्रव का खोज किया था पुरकिंजे ने किया था। तो पूछेगा कि जीव द्रव जो होता है यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। क्या होता है? तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। इसे जीवन का आधार भी कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। जीव द्रव का 80% भाग किसका बना होता है? जल का बना होता है। यह 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं कोशिका द्रव और दूसरा को कहते हैं केंद्रक द्रव। और यही दोनों जब मिल जाता है तो हमको क्या बनता है? जीव द्रव, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है कोशिका द्रव
कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव का कार्य पूछेगा क्या होता है, जो कोशिका को सूखने से बचाता है। चलिए, कोशिका भित्ति पहला दूसरा अंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो होता है यह सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। यह केवल पादप में पाया जाता है। यह पेड़ पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसे हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम क्या करता है, चमड़ा करता है। जैसे हमारे शरीर के ऊपर में क्या रहता है, कपड़ा रहता है, तो कपड़ा भी हमको धूप से बचाता है। तो यह एक कोशिका भित्ति का कार्य करता है। अगर पेड़ पौधा को ज़्यादा ठंडा लग गया, गर्मी लग गया, तो वो क्या करेगा, तो उसको भगवान ने क्या दे दिया है, कोशिका भित्ति दे दिया है। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए, जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। अब हम पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन इंग्लिश में कहते हैं। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है, जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर होता है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करता है और यह अर्धपारगम्य होता है। कहने का मतलब कुछ ही वस्तु इसके अंदर जाने देता है जो ज़रूरत का चीज़ होता है। चलिए, अगला हम लोग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसका खोज पूछेगा किसने किया था, तो अल्टमैन ने किया था। जबकि इसका नामकरण किसने किया था, तो बेंडा ने किया था। किसने किया था, तो बेंडा ने किया था। यह क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिल जाता है। इसी कारण हम इसे कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का बिजली घर या कोशिका का शक्ति घर हम लोग इसको कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्रिस्टी बना होता है, क्रिस्टी कहते हैं। यानी कि इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बना भरा होता है, द्रव भरा रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और ये आंतरिक दीवार के भांति कार्य करता है, ये बात याद रख लीजिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कोशिका का श्वसन स्थल है। क्या है, श्वसन स्थल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए, जो इसमें नहीं है वो मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर का चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ इसका सोल्यूशन होना चाहिए, तो मैं ज़रूर आपको करवाऊँगा। अब हम अगले बढ़ते हैं कोशिका के अंग के बारे में। अंतःप्रद्रव जालिका के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, अंतःप्रद्रव जालिका जो होता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जिसको हम लोग इंग्लिश में यानी शॉर्ट में इसको हम ER के नाम से जानते हैं, यह दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं स्मूथ ER, यानी कि इसको हिंदी में बोले तो चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका। किस नाम से जानते हैं, चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका। दूसरा को हम लोग कहते हैं रफ ER, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं खुरदरी। रफ मतलब क्या, खुरदरा होगा, जो चिकना होगा तो समझ रहे हैं, वो स्मूथ होगा, खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मूथ ER यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। अच्छा, स्मूथ है, चिकना है, तो वसा क्या होता है, फिसलन होता है, वसा में तेल होता है। तेल कैसा होगा, तो यह स्मूथ होगा ना। तो वसा का निर्माण पूछेगा अंतःप्रद्रव जालिका के किस भाग में होता है, तो आपको बताना है स्मूथ ER में, यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका में वसा का निर्माण होता है। जबकि प्रोटीन का निर्माण हम लोग खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका में होता है। तो अंतःप्रद्रव जालिका के बारे में हमने जाना। अब कोशिका के नेक्स्ट अंग हम लोग पढ़ने वाले हैं राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइबोसोम के बारे में। यह कोशिका के अंदर सबसे छोटी अंग है। राइबोसोम क्या है, कोशिका का सबसे छोटी अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। अतः इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोटीन की फैक्ट्री हम लोग किसको कहते हैं, तो प्रोटीन का फैक्ट्री हम लोग किसको कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। और यह दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं 70S राइबोसोम, दूसरा को कहते हैं 80S राइबोसोम। जो 70S राइबोसोम होता है यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और ये किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। जो 80S राइबोसोम है यह भारी होता है और यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। चलिए, और हम थोड़ा सा पढ़ते हैं अगला अंग के बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। इसका खोज कैमिनो गोल्जी ने किया था बिल्ली में। किस में किया था, बिल्ली में किया था। यह पदार्थ का परिवहन करता है। किसका करता है, पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक होता है। तो ये बात याद रख लीजिएगा। तो यानी
परिवहन का कार्य कौन करता है? तो गोल्जी ऊर्जा का परिवहन। पूछेगा कि शरीर में ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा को पहुंचाने का काम हमको कौन कर रहा है? तो गोल्जी बॉडी कर रहा है, यानी गोल्जी काय कर रहा है। कहने का मतलब जब हम आपको पढ़ा रहे होते हैं या हम कुछ समझा रहे हैं तो हमारा मुंह में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और हमारा जो अंग रेस्ट होता है उस अंग का एनर्जी टान करके हमारे मुंह के पास पहुंचा देता है, और ये पहुंचाने का काम कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गोल्जी बॉडी क्या है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट अंग के बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में, यानी कि तारक काय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सेंट्रोसोम यानी तारक काय क्या होता है? तो हम लोग सेंट्रोसोम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह कोशिका विभाजन करता है। सेंट्रोसोम का पहला कार्य आप याद रख लीजिएगा, यह कोशिका का विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता है? मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो याद रख लीजिएगा कि सेंट्रोसोम जो होता है मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। सर्वाधिक सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? तो लीवर यानी यकृत में पाया जाता है, यानी जिगर जिसको हम लोग बोलते हैं। और जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यानी कि जंतु कोशिका यानी सजीवों में यह पाया जाएगा। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट अंग हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सेंट्रोसोम छूट गया। सेंट्रोसोम का खोज पूछेगा किसने किया था? तो बोबरी ने किया था। किसने किया था? बोबरी ने किया था। और लाइसोसोम के बारे में हम लोग जानते हैं, यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती या कट जाता है या फट जाता है, जिसकी पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, तो इसे मरम्मत करने का काम भी कौन करेगा? तो यही लाइसोसोम करता है। अतः इसलिए हम लोग ये क्या करता है? इसलिए हम लोग कोशिका का एटम बम या कोशिका की आत्महत्या का थैली कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। इसका खोज डी डुबे ने किया था। कब किया था? 1974 ईस्वी में किया था, जिसके कारण इसको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये बात याद रख लीजिएगा। और आरबीसी के अंदर जो होता है दोस्तों, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जिसके अंदर पूछेगा कि लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है। अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन यानी प्लीहा यानी तिल्ली में पाया जाता है, जिस कारण से एस्थलीन को आरबीसी का कब्र कहा गया है। क्या कहा गया है? आरबीसी का कब्र पूछेगा किसको कहा गया है? तो प्लीहा यानी तिल्ली को कहा गया है। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट अंग पढ़ने वाले हैं कोशिका के अंग के बारे में, केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक का खोज पूछेगा किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। केंद्रक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 80% प्रोटीन पाया जाता है। अब हम वैक्यूल्स यानी रसधानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अंग कोशिका का कौन है? रसधानी। यह जल को संचित यानी स्टोर करके रखता है। तो जल यानी रसधानी जो होगा वो पुरुष यानी कि जंतु कोशिका का क्या होगा? छोटा होगा। और पेड़ पौधा को पानी ज़्यादा चाहिए, तो सीधा बात हम दिमाग लगा सकते हैं कि यह पादप कोशिका में बड़ा होगा और जंतु कोशिका में छोटा होगा। चलिए लवक के बारे में तो हम लोग जान लेते हैं। कोशिका का नेक्स्ट अंग किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? लवक के बारे में। यह पादप का सबसे बड़ा कोशिकांग है। पादप का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक है। सबसे छोटा कोशिकांग पूछेगा तो राइबोसोम है। यह केवल पादप में पाया जाता है और यह 3 प्रकार का होता है। लवक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं लवक को इंग्लिश में पहले याद रख लीजिए, इसको कहते हैं प्लास्टिड। क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरे को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, तीसरे को हम लोग कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। इसी को हिंदी में बोले तो हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक के नाम से जानते हैं। तो हम लोग एक एक करके पहले पढ़ लेते हैं हरित लवक के बारे में। चलिए हरित लवक क्या होता है? जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। यह भोजन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? भोजन का निर्माण करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण का क्रिया यहाँ पर होगा। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है दोस्तों? इसी हरित लवक से क्या निकलता है? क्लोरोफिल निकलता है। क्या निकलता है? क्लोरोफिल निकलता है, जो पत्ती को क्या रखता है? हरा रखता है।
क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। दूसरा है अवर्णित लवक। अ मतलब होता है नहीं, वर्णित मतलब होता है रंग, तो मतलब इसमें कोनो रंग नहीं पाया जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। यह भोजन का संग्रह करता है। क्या करता है? भोजन का संग्रह करता है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं वर्णित लवक, जिसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। वर्णित, वर्ण मतलब क्या होता है? रंग होता है, और इसमें क्या होगा कि रंग होगा। यह फल, फूल, सब्जी को रंग प्रदान करता है। जैसे अगर आपसे पूछेगा कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो आपको बताना है लाइकोपीन के कारण होता है या लाइकोपेज के कारण होता है। गाजर का रंग पूछेगा पीला किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। गाय का दूध का रंग पीला पूछेगा किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि सेब का रंग लाल किसके कारण होता है, तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला आपसे पूछा जाएगा चुकंदर का रंग जो होता है लाल किसके कारण होता है, कि बीटा नून के कारण होता है। अब हम कोशिका के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो जनरली कोशिका का जो प्रकार होता है वह दो ही प्रकार का होता है। एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, दूसरा को कहते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाएं। दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होता है यह अविकसित होता है। कैसा होता है? अविकसित होता है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाएं कैसा होता है? यह विकसित होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो होता है यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। तो पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानते हैं। इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। तो किसको हम लोग प्रारंभिक कोशिका के नाम से जानते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम लोग जो है प्रारंभिक कोशिका के नाम से जानते हैं। इसमें जो कोशिका झिल्ली होगा यानी राइबोसोम जो होगा वो 70S पाया जाता है। तो इसमें राइबोसोम पूछेगा, इसमें कोशिका झिल्ली भी पाया जाएगा और राइबोसोम कौन वाला पाया जाएगा? 70S वाला, 80S वाला नहीं पाया जाएगा। तथा शेष अंगों का क्या होता है? इसमें अभाव होता है। यूकेरियोटिक ये पूरी तरह क्या होता है? विकसित होता है। क्या होता है? पूरी तरह विकसित होता है। इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। और यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होता है? इनमें जो राइबोसोम होता है वो 80S वाला पाया जाता है। पादप कोशिका का आकार पूछेगा। पादप कोशिका का आकार दोस्तों क्या होता है? चकोर होता है। इनके अंदर सबसे बड़ा अंग पूछेगा कौन होता है, तो प्लास्टिड यानी जिसको हम लोग हिंदी में लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? लवक कहते हैं। इनका वैक्यूल्स यानी रसधानी जो होता है वो बड़ा होता है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिका का आकार पूछेगा कैसा होता है, तो जंतु कोशिका का आकार जो होता है वह गोल होता है। इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग पूछेगा क्या होता है, तो केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने जान से आपसे पूछने के लिए लगाया हूँ। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, बाद में तो हम आपको बतेबे करेंगे। अगला हम लोग जानते हैं मानव में यह 23 जोड़ा यानी गुणसूत्र जो होता है। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं गुणसूत्र के बारे में। मानव में कितना पाया जाता है? 23 जोड़ा पाया जाता है। इसका खोज पूछेगा, गुणसूत्र का खोज किसने किया था, तो वॉल्डेयर ने किया था। इसके ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं। गुणसूत्र के ऊपरी भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेटेलाइट के नाम से जानते हैं। इसके मध्य भाग को हम लोग सेंट्रोमर के नाम से जानते हैं तथा इसके निचले भाग को हम लोग टेलोमर भी कहते हैं। इसके बीच के धागे के समान संरचना पाई जाती है। इसके बीच में जो होता है धागे के समान संरचना पाई जाती है, जिन्हें एरन कहते हैं। क्या कहते हैं? एरन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपके सामने में है क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर पूछेगा क्या होता है, तो डीएनए होता है। और डीएनए के अंदर ही दोस्तों क्या होता है? जीन होता है। क्या होता है? जीन होता है। और डीएनए का सबसे छोटी इकाई पूछेगा क्या है? आनुवांशिकता का सबसे छोटी इकाई क्या बताना है आपको? जीन बताना है। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः जीन ही आनुवांशिकता का क्या है? आधार है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि किसमें कितना जो है गुणसूत्र पाया जाता है, तो जीवाणु में जो है 1 जोड़ा पाया जाता है, जबकि मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14 जोड़ा होता है।
प्याज में कितना होता है 16 जोड़ा होता है, मक्का में कितना होता है 20 जोड़ा होता है, टमाटर में कितना होता है 24 जोड़ा होता है। वहीं मेढक में पूछेगा कितना होता है तो 26 जोड़ा होता है। नींबू में पूछेगा कितना होता है 18, यानी कि 18 छोटा होता है, बड़ा वाला जोड़ा जो होता है कितना होता है 36 होता है। मानव में पूछेगा गुणसूत्र की संख्या कितना होता है 23 जोड़ा, यानी कि 46 पीस होता है। आलू में पूछेगा कितना होता है 48 होता है, 48 बोले तो 24 जोड़ा। चिंपैंजी में पूछेगा कितना होता है, आप जोड़ा कर लीजिएगा क्योंकि एक जोड़ा में क्या होगा 2 होगा, तो उसी प्रकार चिंपैंजी में अगर 48 का रहा है तो 24 जोड़ा होगा। तंबाकू में पूछेगा कितना होता है तो 48 जोड़ा, जबकि टेरिडोफाइट्स में कितना होता है 1600, कितना होता है। सर्वाधिक गुणसूत्र पूछेगा किस में होता है तो टेरिडोफाइट्स में होता है। केंद्रक अम्ल जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, यह 2 प्रकार का होता है, जिसको हम लोग डीएनए और आरएनए के नाम से जानते हैं। यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं डीएनए। इसकी संरचना जो होता है, डीएनए की संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए का संरचना, डीएनए का क्या होता है कि डबल हेलिक्स होता है, और जिसको हम लोग द्विकुंडलित हिंदी में बोलते हैं। और आरएनए का संरचना कैसा होता है, सिंगल हेलिक्स होता है, एक कुंडलित होता है। क्या होता है, एक कुंडलित होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, यही हुआ। इसमें राइबोसोम शुगर पाया जाता है। आरएनए में क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होती है, किंतु थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण यानी निर्माण में क्या करता है, सहायक होता है। यह 3 प्रकार का होता है, जिसको हम लोग आरएनए कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, जिसको हम लोग mRNA, tRNA और rRNA कहते हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं अमीनो एसिड। यह mRNA यानी मैसेंजर आरएनए इसको हम लोग कहते हैं। यह अमीनो एसिड यह आवश्यक की पहचान करता है तथा इन्हें एक क्रम में सजाता है। और टीआरएनए, इसको हम लोग एमिनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक ले जाता है। ये क्या करता है, एमिनो एसिड का परिवहन करता है और कहाँ तक ले जाता है, राइबोसोम तक ले जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि आरएनए यह क्या करता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। और डीएनए से डीएनए बना लेना क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं कोशिका विभाजन के बारे में। यह कोशिका का टूटकर 2 या 2 से, एक कोशिका का टूटकर 2 या 2 से अधिक का निर्माण कर लेना क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं, तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। पादप में कोशिका विभाजन पूछेगा कौन करता है, तो सेल प्लेनेट करता है। और कोशिका विभाजन कितने प्रकार को होता है, 3 प्रकार को होता है। एक को कहते हैं असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन, तीसरा को अर्धसूत्री विभाजन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम जानते हैं कि असूत्री विभाजन क्या होता है। यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का बड़ा होने लगता है, उसके आगे चल कर के वह बीच से धंस जाता है और यह 2 भाग में बट जाता है। और दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं समसूत्री विभाजन, जिसको हम लोग माइटोसिस के नाम से जानते हैं। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। जनन कोशिका को छोड़कर पूरा शरीर काटीय कोशिका का बना होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है। दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहते हैं, अतः इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्था होती है, टोटल 5 अवस्था होती है। पहला को कहते हैं इंटरफेज। क्या कहते हैं, इंटरफेज। यह सबसे बड़ी अवस्था है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जाइए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर इतिहास की दुनिया 99 लिख करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया जाएगा। चलिए दूसरा हम लोग पढ़ते हैं प्रोफेज। इसमें जो होता है
स्प्लेंडर फाइबर, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्प्लेंडर फाइबर कहते हैं। तुर्क धागा का निर्माण प्रारंभ होता है तथा केंद्रक का विभाजन हो जाता है। तीसरा को हम लोग कहते हैं मेटाफेज, इसमें स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अध्ययन के सुविधा के अनुसार ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। तीसरा को कहते हैं एनाफेज, ये सबसे छोटी अवस्था है। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। और पांचवा को हम लोग कहते हैं टेलोफेज, यह सबसे अंतिम अवस्था है। इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं, इसलिए स्प्लेंडर फाइबर क्या होता है, इसका गायब हो जाता है। रिमार्क थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई किसके द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाता है, इसलिए हम छिपकली का पूंछ को काट भी देते हैं तो क्या होता है, वो दोबारा से जुड़ जाता है। और अगला हमको पढ़ना है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम लोग मेटोसिस के नाम से जानते हैं। यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। इसमें एक मृत कोशिका 4 पुत्री कोशिका में बढ़ जाती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इनका प्रोफेज की अवस्था क्या होता है, अवस्था की घटना होती है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है दोस्तों, इसको आज हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का लिंक क्या कहते हैं, आपको जो है अगर PDF चाहिए तो जाइए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को वहाँ से आप जाकर सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से PDF को आप प्राप्त कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।